बांग्लादेश हो, सीरिया हो या फिर नेपाल, इस नई जनरेशन ने सभी डिक्टेटरशिप को हिलाकर रख दिया है। जब भी कोई डिक्टेटर अपनी पावर में आता है तो वो यही अपने सभी पुराने हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मुक्तियोद्धाদের नातीपुतिराও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? कभी इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है तो कभी ऐसे ही सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया जाता है ताकि लोगों की आवाज को दबाया जा सके। अगस्त 2024 को गिरी बांग्लादेश में शेख हसीना की डिक्टेटरशिप और फिर बारी आई सीरिया में 8 दिसंबर 2024 बशार अल असद की डिक्टेटरशिप की, जो कि ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और अब इसी नई जेन जी ने नेपाल में वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी केपी शर्मा ओली को। खुशामदीद दोस्तों, ये नई जनरेशन यानी नई जेन जी एक एक करके अपने सभी हकूक, सभी राइट्स इन पुरानी ताकतों यानी डिक्टेटरशिप से वापस छीन रही हैं। जिन डिक्टेटरशिप और पुरानी ताकतों ने ये सोचा था कि हम हमेशा के लिए रहेंगे, वो अब एक एक करके हिल रहे हैं। हर आवाज, हर प्रोटेस्ट और हर ऑनलाइन मूवमेंट इस अंधेरे और इस पावर के गरूर को तोड़ रही है। ये वो जनरेशन है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि पुरानी सोच, करप्ट सिस्टम और अनजस्टिस अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया, मीम्स और वायरल वीडियो के जरिए हर बैरियर को तोड़ रहे हैं और हर एक रूल को क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रिबिलियन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिग्नल है कि हमेशा सिटीजन की आवाज को रिस्पेक्ट दी जाए और इनके राइट्स को वापस दिया जाए, वरना ये नई जनरेशन वो करने वाली है जिसकी मिसाल सीरिया और बांग्लादेश के बाद नेपाल से भी बदतर हो सकती है। कि किस तरह से शाम में बशार अल असद और बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद अब नेपाल में केपी शर्मा ओली की डिक्टेटरशिप को गिराने में महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर गिरा दिया। आइए जानते हैं इस बदलते रिबिलियन को बांग्लादेश, सीरिया और नेपाल जैसे कंट्रीज की एग्जाम्पल से आज के इस वीडियो में। अब बात क्या है दोस्तों, जब भी कोई डिक्टेटर अपनी पावर में आता है तो वो अपने पुराने हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसे अपने खिलाफ किसी भी किस्म की उठने वाली आवाज़ पसंद नहीं होती। अगर कोई भी आवाज़ उठती है तो उसे दबा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ सीरिया में, बांग्लादेश में और नेपाल में। पहले हम नेपाल वाली सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं, उससे अंडरस्टैंड करते हैं। अब बात क्या है दोस्तों, नेपाल की जो हिस्टोरिकली पॉलिटिक्स है वो अनस्टेबल रही है। 2008 से पहले नेपाल एक मोनार्की था और इनके आखिरी किंग ज्ञानेंद्र को हटाकर 2008 में नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। लेकिन आज भी 17 साल में इनकी 13 गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं। नेपाल कांग्रेस और कम्युनिटीज पार्टीज के लीडर के खिलाफ मल्टीपल करप्शन के एलिगेशन हैं, जैसे लैंड स्कैम, फंड डाइवर्शन और इलीगल कमीशन। 2006 से किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जिसकी वजह से करप्शन को मजीद बढ़ावा मिल जाता है। इस अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम में सोशल मीडिया के बैन और यूथ का फ्रस्ट्रेशन मिलकर एक टिपिंग पॉइंट क्रिएट करते हैं कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया के बैन होने की वजह से ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गए? तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये एक वजह जरूर हो सकती है, लेकिन असल वजह इससे कहीं गहरी है। नवंबर 2023 में नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंपनीज को एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और लोकल प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने को कहा। इन्होंने कहा कि हेट स्पीच और फेक न्यूज को रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। चाइनीज प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है वो तो समझ में आती है, लेकिन प्रोटेस्ट के पीछे की रीजन बहुत ही गहरी है, जैसे करप्शन, मिस गवर्नेंस और बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ इक्तदार में बैठे लोगों के नेपोटिज्म। नेपाल में 2024 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 20%, मतलब हर 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार है। नई जॉब लिमिटेड हैं और लोग फॉरेन कंट्रीज में काम करने पर मजबूर हैं। जब बेरोजगारी और करप्शन केसेस इस तरह से सामने आते हैं तो लोगों के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता प्रोटेस्ट करने के अलावा। एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी थी और दूसरी तरफ नेपाल के मिनिस्टर और इनके बच्चों के शाहाना लाइफस्टाइल ने लोगों को और गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट इतना बढ़ गए। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। अब बात क्या है दोस्तों, जहाँ भी डिक्टेटरशिप होती है, जैसे पाकिस्तान, सीरिया या फिर बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में जो भी काबिज डिक्टेटरशिप होती है, जब उसकी असलियत सोशल मीडिया के जरिए सामने आती है तो वो इस तरह से सोशल मीडिया को फिर बैन करने लग जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी 2021 से सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन चल रहा है। बहुत सारे जर्नलिस्ट, न्यूज रिपोर्टर और ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को भी बैन कर दिया गया है।
जब बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़े तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने वहां पर इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया ताकि प्रोटेस्ट को मजीद बढ़ने से रोका जा सके। ऐसे टाइम में सोशल मीडिया पर बैन लगाने का सीधा मतलब होता है कि लोगों की आवाज को दबाया जाए। तब मसला और भी बढ़ जाता है जब लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है, उनसे उनके इंडिपेंडेंस राइट्स छीने जाते हैं। 17 दिसंबर 2020 में टूनेशिया के मुल्क में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ था, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। टूनेशिया के एक छोटे से नगर में एक सब्जी वाला मोहम्मद बोजीजी अपने छोटे से सब्जी के ठेले को लगाया खड़ा था कि तभी एक पुलिस वाला आता है और उसके तराजू को छीन लेता है, क्योंकि उसके पास ठेला लगाने का कोई परमिशन नहीं था। वो इसकी शिकायत करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर गवर्नर के पास मिलने के लिए जाता है, लेकिन गवर्नर उसे मिलने से इनकार कर देता है। इसके बाद उसकी वजह से मोहम्मद बोजीजी खुद को आग लगा देता है और जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो हुआ वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था और इसकी डेथ की रीजन इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर टूनेशिया के देश के डिक्टेटर बिन अली की गवर्नमेंट गिर जाती है। इसके साथ साथ और भी कंट्रीज के लोगों में इस बात का असर होता है और वो भी अपने डिक्टेटर के खिलाफ सड़कों पर निकल आते हैं। मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लिबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान और सूडान जैसे इन सभी कंट्रीज में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इस पूरी मूवमेंट को नाम दिया गया था अरब स्प्रिंग। Protests that began 10 years ago in Tunisia spread across the region. इन सभी प्रोटेस्ट के पीछे एक ही रीजन थी, बिगड़ती इकोनॉमिक हालत, बढ़ता हुआ पॉलिटिकल करप्शन और बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ बढ़ती महंगाई, जो आज के टाइम भी देखने को मिलती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या फिर नेपाल हो। सभी ऐसे ही इश्यूज की वजह से वहाँ रिजीम चेंज होते हैं और ऐसे ही डिक्टेटरशिप का खात्मा होता है। आज के टाइम तो डिक्टेटरशिप का रहना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में। आज हर चीज को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है और शायद इसी वजह से आज का यूथ बहुत ही शऊर में आ चुका है। ये एक एक करके अपने हकूक की आवाज उठा रहे हैं और इसे वापस छीन रहे हैं, जो कि आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ही ग्रीन सिग्नल है। अब तक तो बहुत सारे डिक्टेटर का तख्ता उलट चुका है, लेकिन आगे किन देशों की बारी है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया।